बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 बायोकेमिस्ट्री का पार्ट 4 जो है हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। आज के हमारे टॉपिक हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, पेज नंबर 221 पे आपकी बुक के, और उसके बाद ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सक्रोज, इनके बारे में डिटेल होगी। ठीक है, पिछली वीडियोस के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस कर चुके, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासेस को डिस्कस कर चुके, इन डेप्थ एनालिसिस उसका कर चुके। अगर वो नहीं देखे आपने तो लाजमी देख लीजिए भाई। अच्छा, इम्पोर्टेंस हेडिंग डालना, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की अहमियत। 3 बातें बुनियादी तौर पर मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। आपके जिस्म के हिसाब से आपका वजूद बनाने में मैक्सिमम किरदार किसका है? आपका वजूद, आपकी बॉडी जो है क्या है? आप मैक्सिमम कहेंगे सर गोश्त हैं, हड्डियाँ हैं। ठीक है, इसमें से जो गोश्त है वो सारा का सारा प्रोटीन बनाने वाले हैं। ठीक है, दूसरा आपकी बॉडी में चर्बी है, फैट्स है, वो बनाने वाले कौन है भाई? वो लिपिड्स हैं। तीसरा आपके वजूद में क्या है? वो चीज़ नज़र नहीं आती है, लेकिन उसके बग़ैर आप जिंदों में शुमार नहीं होते, जिसको एनर्जी कहते हैं। आप जो काम कर रहे हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ, हरकत कर रहा हूँ, या मेरे जिस्मानी आज़ा काम कर रहे हैं, ये काम कौन कर रहा है? किसकी मदद से हो रहा है? एनर्जी की मदद से। और एनर्जी कौन दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं। तीनों मेन किस्म के मैक्रोमोलिक्यूल्स का, पॉलीमर्स का जो है वो आपको मैंने टू द पॉइंट काम बता दिया है। प्रोटीन आपका स्ट्रक्चर डेवलप करने वाले, बॉडी बिल्डिंग, योर बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन, आपकी बॉडी के जो है वो फैट्स, चर्बी बनाने वाले लिपिड्स, और आपकी बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाले होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स। टू द पॉइंट आपको इसका काम जो है वो पता लग गया। ठीक है, तो छोटे बच्चे हैं, जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो क्या चाहिए उनको? प्रोटीन चाहिए भाई मैक्सिमम, क्योंकि उनको बड़े हो रहे हैं। वो बड़े होने का मतलब ये है कि उनकी हड्डियाँ भी बड़ी हो रही हैं, गोश्त भी आ रहा है जिस्म में, है, हड्डियाँ भी बड़ी हो रही हैं, गोश्त भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या चाहिए? मैक्सिमम प्रोटीन चाहिए। भाग दौड़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब बैलेंस डाइट के लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बैलेंस डाइट का मतलब होता है मुतवाज़िन ग़िज़ा। अब आप इसको ज़रा समझ लीजिएगा। या तो आप अपने खाने में, आप जो नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर का खाना खा रहे हैं, रात का खाना खा रहे हैं, आप वो खुराक लें, वो फूड लें जिसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही भरा हुआ है, तो ये आपकी गलत फहमी है। ऐसी कोई खुराक नहीं है भाई जो 100% कार्बोहाइड्रेट हो, 100% प्रोटीन हो, 100% लिपिड्स हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमेशा जो भी आप खाना खाते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये क्या है? ये असल में मिक्सचर होता है, परसेंटेज होती है इसके अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, वाटर भी होता है, वाइटामिन भी होते हैं। समझ में आ रही है बात? फाइबर भी होता है इसके अंदर। तो ये जो भी खाना खा रहे हैं, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, दोपहर का खाना खा रहे हैं, रात का खाना खा रहे हैं, तो ये असल में इन सब चीज़ों का मजमुआ होता है। अगर मैं ये कहूँ कि आप सुबह का नाश्ता आपने नहीं किया, बल्कि आपने असल में कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन प्लस लिपिड्स प्लस मिनरल्स प्लस विटामिन्स का मजमुआ या कलेक्शन अपने मैदे में, अपने स्टमक में, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में उतार ली, तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो खाना आपको नज़र आ रहा है, जो पराठे, अंडे, चाय आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, एक केमिस्ट की ज़बान में वो उसको अंडा, पराठा, चाय नहीं देखेगा, बल्कि वो ये देखेगा कि ये असल में मजमुआ है इन चीज़ों का। बात समझ में आ रही है? तो आप ब्रेकफास्ट में भी लेते हैं यही तीनों चीज़ें, और मिनरल्स भी, और वाटर भी, और विटामिन्स भी, इनकी भी मकदार होती है। फ्रूट्स में विटामिन्स होते हैं मैक्सिमम, ठीक है, ज़्यादातर, और दोपहर के खाने में भी और रात के खाने में भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी डाइट का
अपनी खुराक का इस तरह से सेटअप करना होगा कि आपकी बॉडी को जितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट चाहिए आप उतना परसेंट ही बॉडी को दें, जितना परसेंट प्रोटीन चाहिए उतना परसेंट ही प्रोटीन को दें, और जितना परसेंट लिपिड चाहिए उतना परसेंट ही लिपिड दें, और जितना परसेंट मिनरल्स चाहिए उतने ही दें, जितने परसेंट वाइटामिन्स चाहिए उतने ही दें, जितना परसेंट पानी चाहिए उतने ही दें, ना ज़्यादा ना कम। इसको कहते हैं बैलेंस्ड डाइट, मुतवाज़िन ग़िज़ा। समझ में आ रही है बात? तो बैलेंस्ड डाइट, मुतवाज़िन ग़िज़ा के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का बड़ा अहम किरदार होता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर भी होते हैं ना तो ये अपने आप को एडजस्ट करना जानते हैं। हाँ, लिपिड्स, फैट्स, चिकनाइयाँ जो हैं उनका बड़ा मुसीबत होती है, वो आपकी बॉडी में इतनी आसानी से एडजस्ट नहीं हो सकती, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का ज़रिया है, तवानाई का ज़रिया है आपके जिस्म में, ठीक है। कोई आपसे पूछता है किस चीज़ की सोर्स है ये कार्बोहाइड्रेट, आप बोलें ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमें एनर्जी देते हैं। फिर अगला सवाल वो आपसे पूछ लेता है हाउ, कैसे देते हैं भाई। अब यहाँ फंस जाते हैं, फंसने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर इसका जवाब मौजूद है। बाय डाइजेशन, बाय डाइजेशन ऑफ स्टार्च, सक्रोज, माल्टोस इनटू ग्लूकोज, इनटू ग्लूकोज, कि जो आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो किस शक्ल में है। जो आपका कार्बोहाइड्रेट जो आप अपनी बॉडी में ले रहे हैं वो स्टार्च की शक्ल में है, या तो सक्रोज की शक्ल में है, या माल्टोस की शक्ल में है। ये जो तीनों शक्लें हैं ये चेन्स वाली शक्ल है। ये कौन सी शक्ल है? चेन्स वाली। इस चेन्स को हम क्या कहते हैं? पॉलीमर्स कहते हैं। इन्हीं चेन्स को अगर और छोटी कर लें तो ये बड़ी चेन्स हैं अगर, तो ये क्या कहलाते हैं? पॉलीसेकेराइड्स कहलाते हैं। और अगर थोड़ी छोटी चेन हो जाए तो ओलिगोसेकेराइड्स, और छोटी चेन हो जाए तो ये डाइसेकेराइड होती है। और एक सिर्फ जो अगर शुगर का मॉलिक्यूल अकेला हो तो उसको हम मोनोसेकेराइड कहते हैं। तो ये बड़ी चेन्स हो या छोटी चेन्स टूट जाती हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपके पेट के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किस में? ग्लूकोज में। और उसके बाद फिर क्या होता है कि यही ग्लूकोज जो है इनटू ग्लूकोज दैट गिव्स एनर्जी, अब यही ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज क्या देगा? दैट गिव्स एनर्जी, ये एनर्जी देगा, ये एनर्जी देगा। हाउ, कैसे एनर्जी देगा भाई? अगला सवाल, कैसे देगा? तो इसका आप जवाब बता दें। बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गैस इन सेल्स। जब ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपकी पूरी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच जाएंगे और आपके सांस के निज़ाम के ज़रिए, निज़ाम तनफ़ुस के ज़रिए ऑक्सीजन भी आपकी पूरी बॉडी के सेल्स में पहुंच जाएंगी। मतलब पूरी बॉडी के सेल्स में जब ये दोनों चीज़ें पहुंच गई, ग्लूकोज भी पहुंच गया और ऑक्सीजन गैस भी पहुंच गई, अब इनके दरमियान जो है वो केमिकल रिएक्शन होगा, उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होगी। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है C6H12O6 प्लस 6 मोल ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। उसके नतीजे में 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे और 6 मोल वाटर के बनेंगे, और डेल्टा H जिसको हम एनर्जी कहते हैं ये रिलीज़ होगी या मिल जाएगी। ये वो चीज़ है जिसके पीछे सारी दुनिया पागल है। जितने लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, एल्जी है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, सब के सब खाने के पीछे पागल हुए हैं ना। तो खाने के पीछे, खाने के अंदर उनको कौन सी चीज़ चाहिए होती है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की कौन सी शक्ल? ये वाली जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है नहीं, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये चाहिए उन्हें, ये उन्हें चाहिए। क्यों? ताकि ये जब मिल जाएगा तो ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में ढेरों ढेर मौजूद है, ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के साथ वो रिएक्ट कराएंगे और ये एनर्जी जो मिलेगी इसको इस्तेमाल करेंगे, फिर अपने हाथ पैर हिलाएंगे, ग्रो करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, एनर्जी उनको मिल जाएगी। ये आपको भी मिल रही है, मुझे भी मिल रही है, और इस वक्त भी ये काम हो रहा है, ठीक है। और ये वाटर जो है ये हमारी बॉडी में ही रह जाता है, ठीक है।
और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये हम अपनी बॉडी से रिलीज़ आउट कर देते हैं एक्सहेल करके। कैसे? ऑक्सीजन गई, सांस ले रहे हैं ना, सांस अंदर सांस बाहर, तो ये जो बाहर आप सांस निकाल रहे हैं क्या निकाल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल रहे हैं। कहाँ बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस? आपके वजूद के हर एक सेल के अंदर बन रही है जब ऑक्सीजन गैस ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कर रही है। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा ग्लूकोज जो है सोर्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज भी है, ये भी इसका किरदार है। ग्लूकोज एज सोर्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज किस पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी ग्लूकोज एज एनर्जी स्टोरेज, ग्लूकोज एज एनर्जी स्टोरेज। तो क्या हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी भी स्टोर हो रही है, जमा हो रही है? बिल्कुल हो रही है भाई। किस शक्ल में हो रही है? ग्लूकोज की शक्ल में ही हो रही है। लेकिन कैसे? हाउ? क्या हमारी बॉडी के सेल्स जो है वो ये कर रहे हैं कि सेल के कोने में एक जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का ढेर लगा रहे हैं कि चलो जब एनर्जी की ज़रूरत होगी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया और एनर्जी मिल गई, चलो भाई अब इसको इस्तेमाल करें। क्या हमारी बॉडी के सेल्स ये कर रहे हैं? क्या इस शक्ल में ग्लूकोज ढेर लगा हुआ है एक कोने में? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि स्टोरेज का प्रोसेस चेंज है। हाउ? कैसे? एक्स्ट्रा ग्लूकोज, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू ग्लाइकोजन, कन्वर्ट्स इनटू ग्लाइकोजन। जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस देखी हैं, प्रॉपर तरीके से लेक्चर नोट किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरे तरतीब से देखा, उनको तो सेकंड में ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। ये ग्लाइकोजन, ये बड़ी सी चेन है और इस चेन के अंदर क्या लगे हुए हैं? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज। ये लंबी सी जो चेन बन गई है अब, ठीक है, ये इसको हम ग्लाइकोजन कहेंगे। और ये क्या है? ये है स्टोर्ड एनर्जी। आपकी बॉडी के सेल्स जो हैं ग्लूकोज को एक कोने, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को एक कोने में ढेर की शक्ल में नहीं फेंक देते, बल्कि वो क्या करते हैं? इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को दोबारा जोड़ जोड़ के लंबी लंबी चेन्स जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं और इस लंबी सी चेन को ग्लाइकोजन कहा जाता है। याद रहे, ये एनिमल्स की बात हो रही है, जैसे कि बायोलॉजी हम इंसानों को भी एनिमल ही कंसिडर करती है, तो हमारे बॉडी के अंदर भी और जितने जानवर हैं उनकी बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी की बात कर रहा हूँ, प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। प्लांट्स में जो स्टोर्ड फॉर्म है एनर्जी की, प्लांट्स जो स्टोर करते हैं वो किस तरह करते हैं? वो उसको स्टार्च की शक्ल में स्टोर करते हैं या सेल्यूलोज की शक्ल में स्टोर करते हैं। प्लांट्स के पास भी जब बहुत सारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो प्लांट के सेल्स क्या करते हैं? प्लांट के सेल्स उन एक्स्ट्रा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ना शुरू कर देते हैं, वो भी लंबी लंबी चेन बनाते हैं और उन लंबी लंबी चेन्स को प्लांट्स के अंदर ग्लाइकोजन नहीं कहा जाता, उनको स्टार्च कहा जाता या सेल्यूलोज। याद कर लें, ज़हन नशीन कर लें इस बात को। फिर सेल्यूलोज जो है उससे प्लांट्स अपनी सेल की सेल वॉल्स बनाते हैं और स्टार्च जो है वो एक साइड पर ढेर जमा होता रहता है, सीड्स की शक्ल में, फ्रूट्स की शक्ल में, ठीक है, सब्जियों की शक्ल में, पत्तों की शक्ल में जो हम खाते हैं ना, तो बेसिकली उनके अंदर हम जो चीज़ भी खाते हैं सब्जियों की मद में, या तो आप बीज खा रहे हैं या आप जड़ें खा रहे हैं या आप तना खा रहे हैं या आप फल खा रहे हैं, सब्जियों या प्लांट्स की कोई भी चीज़ आपके पास जो आ रही है, चाहे वो फ्रूट्स की शक्ल में या सब्जियों की शक्ल में, तो ये ज़हन नशीन कर लें, ये फ्रूट और ये सब्जियां असल में प्लांट्स के वो हिस्से हैं जहां पर वो अपने स्टार्च को स्टोर करते हैं, जहां पर वो ढेर सारे अपने ग्लूकोज के एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स को जोड़ जोड़ के लंबी लंबी चेन्स बना के इन जगहों पर स्टोर कर देते हैं और इन जगहों को हम क्या नाम देते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और वही हम खाते हैं, वही हम खाते हैं, वही स्टार्च हमारी बॉडी में आ जाता है। फिर क्या होता है? डाइजेशन का प्रोसेस होता है, लंबी लंबी चेन्स दोबारा से
टूट जाती हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में, अलग 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 अलग। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ग्लूकोज एज एनर्जी स्टोरेज, हाउ एक्स्ट्रा ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी को जितना ग्लूकोज इस्तेमाल करना होता है उतना करते हैं, बाकी हमारी बॉडी के सेल्स फिर क्या करते हैं, दोबारा उनकी लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं। अब इन चेन्स को, क्योंकि ये एनिमल्स की बॉडी में है, इसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ग्लाइकोजन क्या है, ऊपर में लिख दूं, ग्लाइकोजन क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की लंबी सी चेन है। ठीक है भाई, और इसको क्या कहा जाता है, और इसको स्टोर्ड फॉर्म, और इसी को हम क्या कहते हैं, आप पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है भाई, दूसरी हेडिंग डाल लें, अनदर वे ऑफ स्टोरेज। अच्छा, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, बल्कि ये लिखें, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। फिर ये ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर कहाँ होता है, हमारी बॉडी के अंदर। आपकी बॉडी के मसल्स में ये ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है, मसल्स में और लीवर में, ये दो जगहें जहाँ पर ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होता है। ठीक है भाई, फिर अब है अनदर वे ऑफ स्टोरेज, एक और तरीका है स्टोरेज का। एक तो ये तरीका है जो भी अभी आपने स्टोरेज का देखा, एक और तरीका है स्टोरेज का। इसमें क्या हो रहा है कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू ट्राइग्लिसराइड, ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू ट्राइग्लिसराइड्स। ये ट्राइग्लिसराइड्स क्या है भाई, ये वही लिपिड्स हैं जी। आपकी बॉडी के अंदर, सर आपने ये तो बता दिया प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी दे रहे हैं, लिपिड्स क्या कर रहे हैं, लिपिड्स आपकी बॉडी में रिजर्व एनर्जी के तौर पे काम करते हैं। चिकनाइयाँ या फैट्स जो है आपकी बॉडी में, चर्बी जो है वो मौजूद होती है, वो रिज़र्व एनर्जी के तौर पे होती है। कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ख़त्म अगर हो जाएं, फिर भी आप अगर काम कर रहे हैं तो किस वजह से काम कर रहे हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट नहीं हैं, सारे के सारे इस्तेमाल हो चुके, कोई ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं है, जितने ग्लाइकोजन थे, लंबी लंबी चेन्स थी, हैं सब तोड़ तोड़ के सेल्स ने इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा करा के एनर्जी सारी वसूल कर ली आपकी बॉडी के सारे सेल्स ने। लेकिन अब क्या करना है, अब भी आपकी बॉडी काम कर रही है, तो अभी एनर्जी कहाँ से आ रही है, अब आपकी बॉडी के अंदर जो फैट्स है, जो लिपिड्स है, जो चर्बी है, वो क्या होगी, वो कन्वर्ट होगी। किस में कन्वर्ट होगी, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी। ठीक है भाई, इसीलिए मोटे लोगों को कहा जाता है भाई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें आप, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो वो फैट्स जो हैं वो कन्वर्ट होते रहते हैं ग्लूकोज में। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हीं लिपिड्स को जो है वो क्या कहा जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स। तो क्या है, अनदर वे ऑफ स्टोरेज, ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू ट्राइग्लिसराइड्स। याद रखिएगा, तो ग्लूकोज दो चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है, एक ग्लाइकोजन में और दूसरा ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, और ये फिर लिपिड्स जो हैं, ये फिर लिपिड्स जो हैं, लिपिड्स देन कन्वर्ट्स इनटू फैट्स। ये फैट्स जो हैं असल में बेसिकली इसको चर्बी कहा जाता है, इसको चर्बी कहा जाता है। तो पहले लिपिड्स में कन्वर्ट होते हैं, लिपिड्स फिर जो है वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ऑयल, लिपिड्स, फैट्स, इनमें क्या फ़र्क है तो ये आगे आएगा। अगला टॉपिक कार्बोहाइड्रेट के बाद हमारा प्रोटीन का है, और सबसे आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का वो लिपिड्स है, उसमें इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई,
अच्छा, और क्या है? एक और जगह पर फंक्शन, काम कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है वो तो मैं बता चुका हूँ, एनर्जी प्रोवाइड करना। लेकिन एक और जगह पर बहुत ज़्यादा जो आपकी एनर्जी का यूज़ हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहे होते हैं आपकी बॉडी के, वो आपका ब्रेन है। आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा, ब्रेन के सेल्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा इनको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स चाहिए, ये बात जहन में रखिएगा। तो इसीलिए लिखा है फंक्शन में, अब मैं लिख रहा हूँ ग्लूकोज, ग्लूकोज as source of energy, as source of energy for brain, for brain। नोट कर लीजिए भाई। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं होते जी, वो ब्रेक डाउन नहीं होते, उनकी लंबी लंबी चेन्स जो है ना, आपने सब्ज़ी जो खाई है, तो सब्ज़ी जो आपने खाई है उसमें जो स्टार्च है, वो तो स्टार्च की तो लंबी सी चेन जो है वो ग्लूकोज में टूट जाएगी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेशन के दौरान। लेकिन उसी सब्ज़ी में स्टार्च के अलावा एक और भी तो चीज़ है जिसको सेलुलोज कहते हैं जी। सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट ही तो है, लेकिन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उस सेलुलोज को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। सेलुलोज के अंदर जो सेलुलोज की जो चेन है लंबी सी, उसमें जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो नहीं टूटते, वो अलग नहीं करते। आपकी बॉडी सेलुलोज की लंबी सी चेन को नहीं तोड़ पाती, नहीं डाइजेस्ट कर पाती, ठीक है। और इसीलिए ये सेलुलोज जो है आपकी बॉडी से इसी तरह निकल जाता है, इसी तरह आपकी बॉडी से फीसेस या वेस्ट प्रोडक्ट्स की सूरत में आपकी बॉडी से ये सेलुलोज निकल जाता है। तो सेलुलोज वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि एनर्जी तो नहीं दे रहा, लेकिन इसके और बहुत ज़रूरी काम होते हैं। क्या काम होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ साथ साथ, ठीक है। नॉट डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट कौन सा है भाई? आपसे अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप ऐसी भी है जो कि डाइजेस्ट नहीं होती, वो कौन सी है? वो कौन सी है? इसको हम कहते हैं डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स, ये डाइटरी फाइबर्स असल में वही सेल्यूलोज है जिससे प्लांट्स अपनी सेल वॉल बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका काम क्या है फिर? इसका काम देख लेते हैं अभी। बट लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट जिनको हम डाइटरी फाइबर कह रहे हैं या सेलुलोज कह रहे हैं, ये डाइजेस्ट तो नहीं होते, बट दे रेगुलेट, दे रेगुलेट, रेगुलेट बॉवल, बॉवल, ठीक है। लेकिन ये जो डाइटरी फाइबर है या सेलुलोज है जो आपकी सब्ज़ी में आपने खाया है, आपने जो सब्ज़ी खाई है उसके अंदर जो सेलुलोज है, ये डाइटरी फाइबर है या फाइबर है, ये काम क्या कर रहा है? दे रेगुलेट बॉवल। बॉवल कौन सा पार्ट है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में? स्टमक से आगे का जितना भी हिस्सा है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम देखें माउथ से शुरू होता है, ठीक है, और एनस पे जाके ख़त्म होता है। तो माउथ से शुरू हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपकी बक्कल कैविटी है, उसके बाद ये फेरिंक्स है, उसके बाद ये ईसोफेगस है, स्टमक है, ठीक है। स्टमक के बाद वाला जितना पार्ट है एनस तक का, इसको हम एक नाम देते हैं बॉवल का। ये बॉवल प्रॉपर फंक्शन करे, इसको हम कहते हैं रेगुलेट करना। तो ये जो है वो क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं बॉवल को। जो निचला पार्ट है, यानी कि आसान लफ्ज़ों में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है ना, कलेक्टिवली, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी लिख लें आप बॉवल की। ये बॉवल क्या है? पार्ट ऑफ गट, पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बिलो स्टमक,
बिलो स्टमक, स्टमक के बाद, स्टमक के नीचे का जो हिस्सा है वो बाउल कहलाता है, ठीक है। और दे रेगुलेट बाउल, बाउल को प्रॉपर फंक्शन करवाने में ये डाइटरी फाइबर हेल्प करते हैं, ठीक है, ये डाइटरी फाइबर हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह से कार्बोहाइड्रेट प्रोमोट हेल्थ, कि सिर्फ आपको एनर्जी नहीं दे रहे कार्बोहाइड्रेट, बल्कि आपकी हेल्थ को भी प्रोमोट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं इन डाइटरी फाइबर्स की वजह से। क्योंकि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की परेशानी होती है ना, कब्ज़ की परेशानी होती है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि उनकी डाइट में फ़ाइबर इतना नहीं होता, डाइटरी फाइबर इतना नहीं होता। तो जितना ज़्यादा डाइटरी फाइबर आप लेंगे तो वो क्या होगा, आसानी से वो बहुत ज़्यादा पानी अपने अंदर स्टोर कर सकता है, और फेसेस जो हैं आपकी बॉडी के, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो आपकी बॉडी के जो सख्त हो चुके हैं, वो उनको नरम रखता है, ताकि आसानी से आपकी बॉडी से वो पास आउट हो जाएं और आप जो है वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार ना हो, कब्ज़ का शिकार ना हो। और ये काम कौन करता है, ये डाइटरी फाइबर करते हैं, या फाइबर करते हैं, या सेलुलोज करता है आपके खाने के अंदर, ठीक है भाई। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट जो है वो हेल्थ को प्रोमोट करते हैं। लेकिन ये डाइटरी फाइबर क्या है, नॉट डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट की, अनडाइजेस्टेबल। कुछ दूसरे फाइबर्स भी हैं, अदर फाइबर्स, कुछ दूसरे फाइबर भी हैं इसके अलावा, ठीक है। और उनका काम भी क्या है, प्रोमोटिंग हेल्थ, आपकी हेल्थ को, प्रोमोटिंग ग्रोथ, प्रोमोटिंग ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ गुड बैक्टीरिया, प्रोमोटिंग ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ गुड बैक्टीरिया। आपको पता है बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, बैक्टीरिया इन एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, आपकी एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम, या आखिर की डायरेक्ट बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो है, ठीक है, वहाँ पर एक बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया आपके डाइजेशन में हेल्प करता है जी। तो ये काम वाले बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया हैं। तो ये बैक्टीरिया आपके स्टमक के अंदर मौजूद रहने चाहिए, ठीक है। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया मौजूद रहने चाहिए, क्योंकि ये अच्छे हैं। और कुछ फाइबर ऐसे होते हैं, कुछ सब्जियों के अंदर कुछ फाइबर की कुछ ऐसी किस्म है जो कि प्रोमोट करती हैं ग्रोथ को और एक्टिविटी को अच्छे बैक्टीरिया की, कि ये अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो, ठीक है, और इनकी एक्टिविटी जो है वो ये अच्छे से परफॉर्म कर सकें। इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कुछ दूसरी किस्म के फाइबर्स भी, ठीक है भाई, ये भी हो गया। अच्छा, अब देख लेते हैं रोल ऑफ कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स इन हेल्थ ऑन डिजीज़। इसमें ग्लूकोज आ जाएगा, फ्रक्टोज आ जाएगा, लैक्टोज, सक्रोज, इन चारों को भी देख लेते हैं। इनमें से दो टाइप्स मोनोसेकेराइड्स की हैं और दो टाइप्स जो हैं वो डाइसेकेराइड्स की हैं। रोल ऑफ कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स, हेडिंग डाल लें, रोल ऑफ कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स, आम कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हर बंदा ही डेली अपनी डाइट में इन कार्बोहाइड्रेट्स को लेता है। रोल ऑफ कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स इन हेल्थ एंड डिजीज़, इन हेल्थ एंड डिजीज़, ठीक है भाई। कौन कौन से हैं ये कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज है जो कि मोनोसेकेराइड है, आपको पता है। दूसरा कौन सा, फ्रक्टोज, ये भी मोनोसेकेराइड है। तीसरा हमारे पास जो है वो लैक्टोज, ये डाइसेकेराइड है, लैक्टोज ये डाइसेकेराइड है। और नंबर 4 सक्रोज, ये भी डाइसेकेराइड है। अब इनकी तफसील देख लेते हैं। पहले ग्लूकोज ले लें। ग्लूकोज क्या है भाई, ये वाइटल कंपोनेंट है
वाइटल कंपोनेंट ऑफ फूड, आपके फूड का सबसे अहम तरीन हिस्सा है। ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज जो आपके ब्लड में होनी चाहिए, नॉर्मल रेंज इन ब्लड, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज कितना होना चाहिए, क्या नॉर्मल रेंज हो ब्लड के अंदर इस ग्लूकोज की? 70 से 110 मिलीग्राम ग्लूकोज होना चाहिए आपके ब्लड के अंदर पर मतलब हर एक पर मतलब हर एक 100 डेसीलीटर। इस डीएल को हम कहते हैं डेसीलीटर, डेसीलीटर। ठीक है भाई, इस डीएल को हम कहते हैं डेसीलीटर, यानी कि आपके ब्लड के हर 100 डेसीलीटर, 100 डेसीलीटर ब्लड के अंदर, 100 डेसीलीटर ब्लड के अंदर कितना ग्राम ग्लूकोज होता है? 70 से लेके 110 मिलीग्राम तक ग्लूकोज होता है। और ये 100 डेसीलीटर आपको अगर डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि आप अगर मिलीलीटर की ज़बान समझते हैं तो आपको बता दूं कि 1 लीटर जो है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर है। पता है ना ये बात आपको? ये तो आसान है। जिस तरह 1 किलोग्राम जो है 1000 ग्राम के बराबर है, ठीक है, तो 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर है। तो ये डेसीलीटर कितना होगा? तो ये नोट कर लीजिए कि 1 डेसीलीटर 100 मिलीलीटर के बराबर है। इस हिसाब से 10 डेसीलीटर जो है वो कितने के बराबर होगा? 1000 मिलीलीटर के बराबर। और 1000 मिलीलीटर आपको पता है ना किसके बराबर है? 1 लीटर के। 1 लीटर के, नोट कर लीजिए भाई। अच्छा, अगर इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है ग्लूकोज का, इफ लेवल इंक्रीजेस, अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हम इसको कौन सी बीमारी कहते हैं? कि आपको डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ हो गया। तो आपकी बॉडी के अंदर शुगर का या ग्लूकोज का एक ही बात है ना, ग्लूकोज शुगर की ही एक टाइप है। तो आपकी बॉडी के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है या शुगर का लेवल बढ़ जाता है, यानी कि ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ जाता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मली ज़्यादा भी हो जाता है कभी कभी, आप में भी मुझ में भी। तो हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल है जिसको इंसुलिन कहा जाता है। वो क्या करता है? वो इसको ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है, इस इजाफी ग्लूकोज को तोड़ देता है। इंसुलिन का ये काम होता है ताकि ये हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि इजाफी अमाउंट अगर ग्लूकोज का आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर मौजूद होगा तो उससे आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है। इसीलिए लिवर जो है आपकी बॉडी का, जिगर, वो ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और ये इंसुलिन जो है वो क्या करता है? वो इस इजाफी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर इंसुलिन आपकी बॉडी पूरे तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर रही या कम कर रही है तो फिर क्या होगा? फिर आपको डायबिटीज़, इसको हम कहेंगे कि आपको डायबिटीज़ हो गई, आपको ज़ियाबितीस हो गया। ठीक है, डायबिटीज़ इफ़ लेवल इंक्रीजेस, इसका क्या मतलब हुआ? कि आपको डायबिटीज़ हो गया है, बट लेकिन इंसुलिन कंट्रोल्स द एक्सेस ग्लूकोज, इंसुलिन कंट्रोल द एक्सेस ग्लूकोज, जो इजाफी ग्लूकोज है नॉर्मली इंसुलिन उसको कंट्रोल कर लेता है। ठीक है भाई, ये ग्लूकोज की बात हो गई। अब फ्रक्टोज को देख लेते हैं। फ्रक्टोज भी जो है मोनोसैकराइड ही है। फ्रक्टोज जो है वो क्या है? वो भी मोनोसैकराइड ही है, फ्रक्टोज। ठीक है भाई, कोई पूछता है आपसे क्या है भाई ये व्हाट, ये क्या है? तो आप बोलेंगे सिंपल शुगर है।
जैसे कि ग्लूकोज सिंपल शुगर है, ठीक है भाई, यानी कि ये मोनोसेकेराइड है, इसकी चेन वगैरह कोई नहीं बनी हुई, बल्कि ये जब फ्रक्टोज आपस में मिलते हैं ग्लूकोज की तरह, तो ये चेन बनाते हैं, ठीक है। ये अकेला मॉलिक्यूल है, सिंपल शुगर होते हैं ये, यानी कि मोनोसेकेराइड्स। फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन, ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रूट्स में और शहद में, फ्रूट्स में और हनी, शहद में। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनका फ्रक्टोज का जायका कैसा होगा। जितने भी नशीन कर लीजिए, शुगर की जितनी भी टाइप्स आपने सुनी है शुगर की, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है, और दूसरी टाइप्स हैं ग्लूकोज की, सॉरी शुगर की, और दूसरी टाइप्स हैं शुगर की, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज के अलावा। लेकिन जितनी भी टाइप्स हैं हमारे पास शुगर की, उनमें सबसे स्वीटेस्ट होता है, सबसे क्या होता है? स्वीटेस्ट होता है, सबसे मीठा होता है, इसका जायका सबसे मीठा होता है। मेन फंक्शन क्या है इसका? मेन फंक्शन, सबसे अहम काम इसका क्या है? प्रोवाइड एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी। भाई कार्बोहाइड्रेट का बता दिया ना आपको, जब आपसे ये कह दिया कि भाई कार्बोहाइड्रेट का काम आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना है, तो कार्बोहाइड्रेट कोई सा भी हो, मोनोसेकेराइड हो, डाइसेकेराइड हो, ओलिगोसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, शुगर है, शुगर के अंदर जितनी भी वैरायटी है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, माल्टोज है, सक्रोज है, ठीक है, सबके सब कोई भी टाइप हो कार्बोहाइड्रेट की, उसका बुनियादी काम आपकी बॉडी को एनर्जी देना है। तो ये बात मत भूलिएगा। तो मेन फंक्शन फ्रक्टोज का भी क्या है? एनर्जी देना, प्रोवाइड एनर्जी। कब? जब आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जब केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है, उस वक्त एनर्जी की ज़रूरत होती है। बट लेकिन हाई इनटेक, अगर आप बहुत ज़्यादा इसको लेते हैं, हाई इनटेक, अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में ये फ्रक्टोज आप लेंगे, तो इससे क्या होगा? कॉज, ये वजह बनेगा किस चीज़ की? दो चीज़ों की। वेट गेन, आपका वज़न बढ़ जाएगा, वेट गेन, आपका वज़न बढ़ जाएगा। ओबेसिटी, मोटापा हो जाएगा, ओबेसिटी मतलब मोटापा हो जाएगा। अब आप देख लें, ये हम कहते हैं भाई शुगर, वो चर्बी वगैरह, वो ऑयली चीज़ें ना खाएं, आप ऑयली चीज़ें ना खाएं, आप मोटे हो जाएंगे। भाई सिर्फ लिपिड्स, ऑयल जो है लिपिड की एक टाइप है ना, तो लिपिड्स के अंदर ये सिर्फ ऑयली चीज़ें ही, फैटी चीज़ें ही आपको मोटा नहीं करती, बल्कि कार्बोहाइड्रेट की भी एक टाइप ऐसी है जिसको फ्रक्टोज कहते हैं, ये भी मोटापे का बायस बनती है, ठीक है। अब लैक्टोज को देख लेते हैं। लैक्टोज नंबर 3, लैक्टोज क्या है ये? वॉट? मोनोसेकेराइड? ना ना ना, ये डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड याद है ना? दो शुगर, शुगर, दो शुगर के मॉलिक्यूल, दो शुगर के मॉलिक्यूल की छोटी सी चेन। अब ये शुगर कोई सा भी हो सकता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज भी जुड़ सकता है, छोटी सी चेन, छोटी सी चेन, ठीक है भाई, डाइसेकेराइड इसको कहते हैं। ये किस में पाया जाता है? फाउंड इन, ये दूध में होता है, आप जो दूध पीते हैं उसमें होता है ये। आल्सो कॉल्ड, इसको एक और नाम भी दिया जाता है, आल्सो कॉल्ड, इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं, मिल्क शुगर भी इसको कहा जाता है, लैक्टोज को। इसका मतलब जो आप दूध पीते हैं उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। कार्बोहाइड्रेट की कौन सी किस्म है? पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड? डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड तो बहुत सारी किस्मों के हैं, ये कौन सा डाइसेकेराइड है? लैक्टोज, ये है जो कि दूध में पाया जाता है, इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। और अगर ये डाइसेकेराइड है तो डाइजेशन की ज़रूरत तो पड़ेगी, आप दूध पिएंगे, इसमें ये डाइसेकेराइड मौजूद है, ठीक है। इस तरह की दो मॉलिक्यूल्स वाली चेन्स बहुत सारी मौजूद हैं, ठीक है, इस तरह की
दो मॉलिक्यूल्स वाली बहुत सारी चेन्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो इनको अलग अलग टूटना तो है ना, अलग अलग तो होना पड़ेगा, इनको टूटना तो पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के इस प्रोसेस को ही तो हम डाइजेशन कहते हैं। तो इसकी भी डाइजेशन होगी, तो जब इसकी डाइजेशन होगी तो लैक्टोज जो है ये कौन सी शुगर की टाइप्स में टूटेगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात, देखें यही वो चीज़ें हैं, डिसाइसिव मोमेंट्स होते हैं आपकी लाइफ के। ये आप या तो ध्यान से सुन लेते हैं और ऐसा ही कोई MCQ आपकी जो है वो, जो इंडिया से बच्चे हैं या पाकिस्तान से बच्चे हैं, MD कैट टेस्ट है, ECAT टेस्ट है, या फिर आप जो है वो जी का टेस्ट दे रहे हैं, नीट का है, मेंस का है, एडवांस का है, NCERT है, कोई भी, ये डिसाइसिव मोमेंट होते हैं। आपसे पूछ लिया जाए भाई लैक्टोज डाइसैकेराइड है, और अगर ये डाइसैकेराइड है तो ये इसका मतलब ये दो मोनोसैकेराइड से मिलके बना है। वो दो मोनोसैकेराइड या सिंपल शुगर के मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, नोट कर लीजिए। ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज है प्लस गैलेक्टोज। तो इस तरह के ये दो मॉलिक्यूल होंगे, इनके बीच में क्या होगा, ये बॉन्ड बना होगा, इनके बीच में क्या होगा, ये बॉन्ड बना होगा। और जब डाइजेशन का प्रोसेस होगा ये भी अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा। एंजाइम असल में ये काम करेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एंजाइम है, ठीक है, वो ये काम करता है इस चेन को, इस छोटी सी चेन को तोड़ने का जो काम करता है वो एक एंजाइम करता है जिसको लैक्टेस कहते हैं। लकीली या अनलकीली ये इन्फेंट्स के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं या चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, इन्फेंट्स का मतलब होता है शीर ख्वार, शीर का मतलब दूध है फारसी ज़बान में, ख्वार का मतलब पीने वाले। शीर ख्वार बच्चे जो होते हैं, दूध पीते बच्चे जो होते हैं, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये लैक्टेस मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम एडल्ट्स की बात करेंगे तो ये एंजाइम लैक्टेस जो कि इस डाइसैकेराइड को तोड़ने का काम करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो बतदरीज कम होता रहता है। मतलब आपकी एज बढ़ती चली जाएगी तो फिर ये कम होता चला जाएगा जी। और जब ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि बहुत ही थोड़ी मिकदार इस एंजाइम की, इसकी प्रोडक्शन आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में रह जाएगी। नतीजा क्या निकलेगा, जो आप दूध पिएंगे वो डाइजेस्ट होगा ही नहीं, आप बदहज़मी का शिकार हो जाएंगे, वो हज़म नहीं होगा, आप बदहज़मी का शिकार हो जाएंगे, इनडाइजेशन का शिकार हो जाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में जो आप दूध पी रहे हैं उसके अंदर ये जो लैक्टोस मौजूद है वो लैक्टोस ही रहेगा, वो टूटेगा ही नहीं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज अलग होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये लैक्टेज आपकी बॉडी के अंदर या तो पैदा ही नहीं हो रहा, या पैदा हो रहा है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में तो कम हो रहा है, ठीक है। तो एडल्ट्स के अंदर नॉट सेटिस्फैक्ट्री, बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि भाई होता ही नहीं है, नॉट सेटिस्फैक्ट्री मतलब इतना ज़्यादा पैदा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इससे का फिर नतीजा क्या निकलता है, ठीक है, इसका रिज़ल्ट ये क्या रिज़ल्ट निकलेगा फिर, अगर आपकी बॉडी के अंदर ये लैक्टेज जो है प्रोड्यूस नहीं हो रहा है एडल्ट्स की बॉडी में, फिर कोई रिज़ल्ट तो निकलेगा। कॉजेस इससे क्या होगा, कॉजेस इससे ये होगा कि आपका पेट फूलना शुरू हो जाएगा गैस की वजह से, ठीक है। हम कहते हैं ना गैस हो गई, पेट फूलना शुरू हो जाएगा, आपको गैस की शिकायत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। ब्लोटिंग गैस, इसको हम कहते हैं ब्लोटिंग गैस हम इसको कहते हैं, जिससे क्या होगा, आपको पेन होगा, ठीक है, और आपको फिर मोशन भी हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, पेचिश भी हो सकते हैं, लूज मोशंस भी हो सकते हैं, जिसको डायरिया कहते हैं, ठीक है भाई। सही इसका तलफ़ुज़ क्या है, मैं तो यार इसको डायरिया ही बोलता हूँ, हो सकता है इसको कुछ और ही बोलते हो, बहरहाल तो आप इसका भी शिकार हो सकते हैं। आखिरी वाला सक्रोज़ को देख लेते हैं, फिर ये हमारा टॉपिक आज का तमाम हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारा प्रोटीन का होगा, पार्ट 5 में हम इंशाल्लाह प्रोटीन पे बात करेंगे।
लेकिन मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप, बल्कि मुबारकबाद देता हूँ कि अगर आपने मेरी हिदायत पे अमल किया है, पार्ट 1 देखा है, पूरे तरीके से लेक्चर को नोट किया है, समझ में नहीं आया तो वीडियो बैक करके दोबारा मेरी बात समझी है, पार्ट 2 देखा है, पार्ट 3 देखा है और ये पार्ट 4 भी पूरा देखा है, तो आपको मुबारक हो। आपको पार्ट 5 प्रोटीन्स वाला सेकंड्स में समझ में आ जाएगा। सक्रोज को देख लेते हैं। नंबर 4, सक्रोज। व्हाट, ये क्या है भाई? ये भी डाइसैकेराइड है। ये भी क्या है? ये भी डाइसैकेराइड है। ये भी डाइसैकेराइड है। सक्रोज किससे मिलके बनता है? कौन से दो जो है वो मोनोसैकेराइड्स होते हैं यहाँ पर? तो आप नोट कर लीजिए, सक्रोज इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, आल्सो कॉल्ड, इसको एक और नाम भी दिया जाता है, आल्सो कॉल्ड, इसको एक और नाम भी दिया जाता है, इसको टेबल शुगर भी कहते हैं। टेबल शुगर, ये वही चीनी है जो हम चीनी शक्कर लेते हैं ना, ये वो है। और इसको कैन शुगर भी कहा जाता है, कैन शुगर भी कहा जाता है। अगर बहुत ज़्यादा आप सक्रोज का यूज़ करेंगे, एक्सेस सक्रोज जो है वो आप इनटेक करेंगे, तो इससे क्या होगा? गम डिजीज़, गम डिजीज़, ये जो आपके मसूड़े हैं, ठीक है, इसकी बीमारी आपको लाक हो जाएगी। फैटनेस, मोटे हो जाएंगे आप, फैटनेस। प्लेग, आपके दांत पीले हो जाएंगे। टूथ डिके, और दांतों में आपको दर्द शुरू हो जाएगा। इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं भाई मीठा ज़रा कम खाएं। ठीक है भाई, ये हो गया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक है, नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।